हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। और स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक, और आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के आलीशान प्रश्न। आज हम भूगोल के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में सफा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने हिस्ट्री के 259 प्रश्न लगाए थे मात्र 1 से 1.5 घंटे में। तो आज हम भूगोल के 218 प्रश्न लगाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे। और जो स्टूडेंट वीडियो में बने हुए हैं वो पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे बाद में ये बता के जाएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट। तो आज के ऐसे प्रश्न जो आपके यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे, या किसी भी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल भूगोल के प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और विशेषकर यूपी ट्रिपल पैट वाले ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो हमारी सभी वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं सभी को देख कर जाएँ। जितनी भी मैंने यूपी ट्रिपल पैट के लिए वीडियो बनाई हैं, ये हमारी कम से 6ठी या 7वीं वीडियो होगी स्टूडेंट। तो आप लोग सभी वीडियो को एक बार रिवीजन कर लें। और एक दिन ना सोएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पैड में अगर 80+ नंबर हैं तो आप कामयाब होंगे। ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। आज के भूगोल का पहला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो भूगोल का हम पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा ब्रह्मांड सौरमंडल। क्या बनेगा? ब्रह्मांड सौरमंडल। आज हम ब्रह्मांड सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट बनते रहेंगे। तो पहले ब्रह्मांड सौरमंडल के पॉइंट बनेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह पहला ऑप्शन है, उपग्रह दूसरा ऑप्शन है, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आज का आप लोग कमेंट कर देंगे। और ऑप्शन में बार बार आपको कमेंट करने को नहीं कहा करूँगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखें और उसका आंसर बताएं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आपने कल किया है, आप बहुत अच्छा लगा मुझे कि कल बहुत बच्चों के आंसर सही थे। तो ऐसे ही होता है रिवीजन स्टूडेंट। तो पहले प्रश्न का आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? ग्रह। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर या न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताएंगे स्टूडेंट कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कमेंट कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा केपलर ने। किसने? केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9 हैं, 8 है, 7 है, 10 हैं। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, 10, चौथा ऑप्शन है 10। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी को जोड़िए। जितने स्टूडेंट आपसे अभी नहीं जुड़े हुए हैं हमसे, उनको भी वीडियो से लिंक सेंड करें और उनसे बताएं कि वीडियो लाइव है। देख लेंगे अपनी तैयारी में कितना दम है। ठीक है स्टूडेंट। तो सभी को वीडियो शेयर कर दिया करो। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एक बार रिवीजन जरूर करें तो वो मेरी वीडियो को जरूर लगाएं। तो देखिए इसका जो आंसर जाएगा स्टूडेंट वो है 8। कितने हैं सौरमंडल कुल ग्रह? 8 है। ठीक है स्टूडेंट। आप सभी के बारे में जानते हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, दूसरा है बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, और चौथा ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम होगा स्टूडेंट कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है स्टूडेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह बताना है। पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है स्टूडेंट? तो कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है तो। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट आप सभी मेरे साथ बने रहें और जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जोड़िए। तो सबसे चमकीला ग्रह जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है।
तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लूटो, नेपच्यून या यूरेनस या जुपिटर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो करें कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। तो स्टूडेंट देखो कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में ना मिले तो फिर बता देना। तो निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप बताएंगे पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बुध है। कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000, 6000 या 7000? तो बताना है स्टूडेंट कि सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं, कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा हीलियम एवं हाइड्रोजन। कौन सी है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है वो है हीलियम एवं हाइड्रोजन। स्टूडेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं। ध्यान रखना कि हीलियम और हाइड्रोजन सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह है, तो बताना है कि जिसके कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है। तो बुध है, मंगल है, मंगल एवं शुक्र है, मंगल एवं वरुण है, बुध एवं शुक्र है। तो बताना है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं स्टूडेंट वो हैं बुध एवं शुक्र। कौन से हैं? बुध एवं शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहे मेरे साथ 218 प्रश्न तक स्टूडेंट, अगर आपको तो अपनी तैयारी करनी है तो, और ये देखना है कि हमसे कितना आता है, तो मेरे साथ जरूर बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है स्टूडेंट। जो बीच में आते हैं छोड़ कर चले जाते हैं उन्हें पता है कि उनकी तैयारी कितनी है, और आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिनट को आया, 2 मिनट को आया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 सेकेंड? तो बताना है स्टूडेंट कौन सा प्रश्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सबको पता है कि 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? लगभग 8 मिनट लगते हैं। 8 सेकंड मत लगा देना, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नहीं देखेंगे। पृथ्वी का उपग्रह है कोरोना, चंद्रमा, जेना या कार्ला? तो पृथ्वी का उपग्रह बताना है, इसमें से कौन सा एक पृथ्वी का उपग्रह है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो कोरोना है, जेना है, कार्ला है, चंद्रमा है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, शुक्र पर है, चंद्रमा पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 13। कुछ वर्ड ऐसा आ जाते हैं स्टूडेंट ये सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, और क्योंकि लाइव हूँ, दुनिया देख रही है मुझको, ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर किसी वर्ड में मिस्टेक हो जाती है तो आप समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है, हो जाती है जल्दीबाजी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर है। कहाँ है? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है स्टूडेंट? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम पूछ ले गए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे 218 प्रश्न तक। आज हम भूगोल का सफाया कर देंगे स्टूडेंट इस वीडियो में, और आप लोग इससे अगली वीडियो जो देखोगे वो समाज, संविधान और इकोनॉमिक्स की मिक्स देखोगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं कि पृथ्वी का अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, मंगल पर। कौन से पे? मंगल पर पाया जाता है वायुमंडल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को, किसे जानते हैं स्टूडेंट, ये बताना है। तो नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को, यूरेनस को? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो नीले ग्रह के नाम से जानता है पृथ्वी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पृथ्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 236 मिलियन किलोमीटर और 256 मिलियन किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं अगर आपको पता है तो कमेंट करें ऑप्शन कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ 218 प्रश्न तक। जितनी जल्दी हो जाएंगे ऑप्शन उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग आंसर बताते रहें और क्वेश्चन पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन कमेंट करेंगे कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, दूसरा है मकर रेखा पर, तीसरा है कर्क रेखा पर, चौथा है ध्रुवों पर। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है स्टूडेंट? आप लोग जानते हैं अच्छे से कि कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहें और बने रहें मेरे साथ। और जो लोग अभी भी नहीं आए हैं वीडियो देखने तो उनसे एक बार कह दीजिए कि वीडियो लाइव है 8 बजे से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। तो पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण बताना है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण बताना है। तो पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट ऐसे ही कमेंट करते रहे करें। ऑप्शन जो बच्चे अभी भी नींद में है वो जाग जाइए क्योंकि अभी आपकी क्लास चल रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। ऑल स्टूडेंट इसका आंसर एक विशेष व्यक्ति बताएं, देखते हैं जल्द से जल्द कौन व्यक्ति बताएगा। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा की गति है, तो करिए कमेंट ऑल स्टूडेंट, उसका नाम हम लेंगे कल की वीडियो में। अगर जो बच्चा आज इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबका नाम लूंगा बाद में, मगर आप लोग जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी है या सी है, डी है। करिए कमेंट ऑल स्टूडेंट। वाह बढ़िया, नाम बुलवाने के लिए तो स्टूडेंट आप तैयार हैं। ठीक है, चाहे गलत बताएं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ऐसे ही कमेंट करते रखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी अपशोर कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अपशोर। तो कब होती है? 4 जुलाई को होती है, 30 जनवरी या 22 दिसंबर या 23 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो होती है उसे अपसौर स्थिति बोलते हैं, वो हमारी 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उसे बोलते हैं उपशोर। क्या कहते हैं? उपशोर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट दोनों, तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि सूर्य पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब सबसे कम उपशोर होती है और जो सबसे अधिक होती है वो उसे बोलते हैं अपशोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों मोस्ट है, इसे मोस्ट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कई बार एग्जाम मांग चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी जो होती है ऑप्शन में होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि पर दिन रात बराबर होते हैं? तो बताना है 21 मार्च को, 23 सितंबर दिसंबर को या 22 सितंबर या ए और सी दोनों। तो 21 मार्च या 23 दिसंबर या 22 सितंबर, ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। तो दिन रात की जो अवधि बराबर होती है उस टाइम 2 आंसर होते हैं और आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहाँ का आंसर है, ए और सी दोनों पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तिथि को दिन रात अब बराबर होते हैं 22 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखना है 22 सितंबर 21 मार्च। चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा सी आंसर कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो ध्यान रखना है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ठीक है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का कारण बताना है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना और सुपयुक्त में से कोई नहीं। और सूर्य ग्रहण के बारे में आप बताएंगे, अगर आपने ऊपर वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ा होगा देख लीजिए एक बार और, इसका आंसर क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब बताना सूर्य ग्रहण, तो बताना है क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्वेश्चन का ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, दोनों में अंतर, थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या सऊदी अरब में। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट कर दें और स्टूडेंट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉर्वे में। कहाँ, नॉर्वे में। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, नॉर्वे में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000, 12,800 या 6400 किलोमीटर। तो बताना है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताए कमेंट में स्टूडेंट अगर आपको पता है तो ये था हमारा स्टैंड 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा चलता है टाइम जोन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और स्टैंड इसका पॉइंट नंबर 2 शुरू हो चुका है। हमने 27 प्रश्न पढ़े, अब 28 प्रश्न के आगे लिखा हुआ है पॉइंट 2 में कि टाइम जोन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और स्टैंड यहाँ से हम प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, सिडनी, मेलबोर्न या वर्क्यांश या ग्रीनविच। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा ग्रीनविच से। कहाँ से होकर गुजरती है, उस टाइम ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक देशांतर में दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता देंगे, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट। और स्टूडेंट अगर आपको पता है तो कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट ऐसे ही कमेंट करते रहें और अपने सभी दोस्तों को जोड़ें जो यूपी पैट का एग्जाम देने जाएंगे, तो उन्हें एक बार जरूर जोड़ लीजिए। और स्टूडेंट चलिए, क्योंकि हम हर दिन अलग टॉपिक लेकर आए हैं। कल हम हिस्ट्री का पोर्शन लेकर आए थे, आज हम भूगोल का पोर्शन लेकर आए हैं। आज भूगोल के 218 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, कुछ ही पल में वो समाप्त हो जाएंगे और आप पढ़ भी लोगे। तो स्टूडेंट अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे प्रश्न हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न लग रहे होंगे आपको। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दें कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। स्टूडेंट करें कमेंट स्टूडेंट, जब भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, बताएंगे एक बार। प्रश्न कैसे हैं और स्टूडेंट, एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ तो अंदाज़ा होगा आप लोगों को भी। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और इतना तो बच्चों को पता होता है कि हाँ कौन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। जितने भी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 4 मिनट। क्या हो जाएगा, 4 मिनट। नहीं देखेंगे ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, 20, 24, 28, 36। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। क्वेश्चन अगर आपको पता है तो कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 टाइम जोनों में। कितना, 24। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है कितना इजी आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बताओ आप खुद बताओ, आया नहीं आया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्टूडेंट, और आपने सुना भी होगा कई बार लोगों से। तो ये ऐसे प्रश्न स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आर्कटिक सागर या चुस्की सागर या वेरिंग जल संधि या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से, चुस्की सागर से और वेरिंग जल संधि थी, तीन सभी से होकर गुजरती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा ये सभी, डी आंसर। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के हैं। तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है। तो रूस में है, फ्रांस में है, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन आप बताएंगे। तो सर्वाधिक टाइम जोन जो है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अमेरिका में कुल कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो अमेरिका को कुल कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, 12, 11, 9, 8। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट करेंगे आप, 9 जोनों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 9 जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्थलमंडल या आंतरिक संरचना। अब हमारा अगला पॉइंट चलता है तीसरा पॉइंट कि स्थलमंडल या आंतरिक संरचना। ठीक है क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। तो बताना है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा क्वेश्चन, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा निकेल। कौन सा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल, भूपर्पटी, ये किसे बोलते हैं, क्रस्ट, या क्रोड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत का क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना अनुभव तो हो चुका हो कि हाँ मोस्ट है या नहीं है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन, और आराम से पढ़ रहा हूँ आज, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भूपर्टी या क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको सभी को पता है कि सर पृथ्वी जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व वो है ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के लगभग कितने % भाग पर स्थल है, तो पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, 29%, 39 या 31 या 41%। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन, कमेंट करेंगे कि पृथ्वी के लगभग कितने % भाग पर स्थल है। तो आप सभी को पता है कि 71% पे क्या है, तो 29% आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 29% पर, कितने % पे स्थल है, 29% पर स्थल है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर या बेसाल्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी कायनांतरित चट्टान है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, ग्रेनाइट, सैल या संगमरमर या बेसाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सी कायनांतरित सैल है, तो चट्टान है वो है संगमरमर। कौन सी है, संगमरमर है, ठीक है, ध्यान रखना। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है, भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या हो सकता है, तो करिए कमेंट ऑस्टैंड कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। ऑस्टैंड जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी कमेंट क्या करें, क्योंकि आपको मैं भूगोल का आज सफाया करके दिखाऊंगा 218 प्रश्न में ऑस्टैंड। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑस्टैंड वो हो जाएगा हमारा बी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ऑस्टैंड, ठीक है। और वी आंसर हमारा क्या है कि भूकंप अधिकेंद्र, क्या कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो विश्व में भूकंप सर्वाधिक किस पेटी में आते हैं, हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या प्रशांत महासागरीय पेटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर पेटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे, तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र को मापा जाता है, तो भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, वेरोग्राफ, क्राइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। ऑस्टैंड इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा, आप लोग यहाँ बने रहें अच्छे से, और 218 प्रश्न तक ही तो आपको देखना है ऑस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, सिस्मोग्राफ। तो भूकंपीय तरंगों किस यंत्र से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आपने सभी ने कॉमेंट किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, बताए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया है ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेंड ध्यान रखना, इस प्रश्न को वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं ऑस्ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कमेंट करें ऑस्ट्रेंड। जापान में है, इक्वाडोर में है, या कोस्टारिका में है, या पेरू में है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना ये बात भी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है, वो कहाँ है ये और पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप सभी जानते हैं, इक्वाडोर में है ऑस्ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर भी हो जाएगा, इक्वाडोर में। नेक्स्ट है, किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को, या नदियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे कि किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को, नदियाँ को।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप बताएंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप लोग जुड़े रहें, 218 प्रश्न तक ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। देखो हमारे 30 मिनट से पहले पहले हमारे 50-60 प्रश्न हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और स्थान दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा गलत है, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ ज्वालामुखी एक तरफ स्थान है, तो एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोप्पा म्यांमार से है, या क्राकोटोवा मलेशिया से है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे कि कौन सा गलत है। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, पोप्पा म्यांमार में नहीं है, तो बताना है स्टूडेंट कहाँ है फिर। तो ध्यान रखना है ये इसका स्थान नहीं ज्वालामुखी का, तो ये ज्वालामुखी पोप्पा जो ज्वालामुखी है वो कौन से स्थान से है, ठीक है, ध्यान बताना है, कमेंट में करिए कमेंट, मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं कि विश्व की पर्वत श्रेणी या चोटी या पठार या द्वीप। तो अब हम किसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट, तो विश्व के पर्वत पढ़ेंगे, हम श्रेणियाँ पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे और द्वीप पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अब वेरी 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 मोस्ट प्रश्न चलेंगे, और ये होता भी ऐसे ही है स्टूडेंट कि जब हम लास्ट में चलते हैं तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए होते हैं। तो स्टूडेंट बने रहे 218 प्रश्न तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस नाम के पर्वत हैं? तो बताना है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो ये हमारे कैसे पर्वत है, वलित हैं, अपशिष्ट हैं, विलाक है, ज्वालामुखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में क्या हो सकता है। क्वेश्चन कमेंट करें, क्योंकि आपको ये देखना है कि हमसे आता है या नहीं आता। कमेंट नहीं रुकने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। तो उसी की वीडियो हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बलित पर्वत है। कैसे हैं, बलित पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, तिब्बत में है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट भारत में है, और भारत में किस जगह पर है आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है लोयस का पठार। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखेंगे, लोयस का पठार है हिमनीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत। तो बताना है लोयस का पठार कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे कमेंट में अगर आपको पता है तो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा पवनकृत है। कैसा है, पवनकृत है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना है कैसा है, पवनकृत है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडो का पठार या बोलीविया का पठार। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो ए बी सी डी। तो देख लेंगे ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन देखें और आंसर बताएं। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार जो है वो हमारा कौन सा है, तिब्बत का पठार है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है अबिसीनिया, अबिसीनिया के पठार पर विस्तृत किस देश में है? तो अबिसीनिया के पठार का विस्तार किस देश में है? इथोपिया में है, सोमालिया में है, या बोलिविया में है, या ए बी दोनों में है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप अच्छे जानते हैं कि अबिसीनिया, अबिसीनिया का जो पठार का विस्तार है वो किस देश में है? तो वो दो देशों में है उस टाइम, एक तो इथोपिया में है, एक सोमालिया में है। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, इथोपिया और सोमालिया दोनों में है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ अवस्थित है स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि वेफिन द्वीप किस नदी में अवस्थित है? तो वेफिन द्वीप किस नदी में अवस्थित है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, 40 यानी कि 54 का क्वेश्चन आंसर। तो बताना है 54 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बताएं। तो वेफिन द्वीप किस नदी में अवस्थित है ये बताना है। तो ग्रीनलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप सभी बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा कनाडा में है, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बनते हैं, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, आप चलते हैं हमारे विश्व की प्रमुख नदियाँ, घाटियाँ, हिमनद, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नील, सीन, नाइजर या डेन्यूब। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट, कमेंट कर दें, क्योंकि 218 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हूँ, मात्र 1.5 घंटे में आपकी वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट कौन सा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा नील, आंसर क्या हो जाएगा नील। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। तो निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, मरने, डेन्यूब, वोल्गा या कांगो। तो कमेंट करें स्टूडेंट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा मर्रे, ऑप्शन कौन सा जाएगा मर्रे है। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 का आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा मर्रे है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी। नेक्स्ट है, मीकांग नदी अपने जल को कहाँ गिराती है। तो मीकांग नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में, दक्षिणी सागर चीन सागर में, बंगाल की खाड़ी में, चीन की खाड़ी में। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर जाएगा हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर में, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी चीन सागर में। इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है। तो इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है, थाईलैंड, म्यांमार, चीन या श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएंगे। तो इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है। तो इरावदी नदी कौन सी है ऑप्शन नंबर कौन सा जगह बताए कमेंट में। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार की है। कहाँ की है, म्यांमार की है। नेक्स्ट है, चुंबी घाटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है 59वां, चुंबी घाटी कहाँ अवस्थित है, बताएं कमेंट में अगर आंसर आपको पता है कि भारत है, भूटान है, चीन है, ये सभी हैं, तो बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये सभी है। चुंबी घाटी कहाँ अवस्थित है, भारत में भी है, भूटान में भी है और चीन में भी है, सभी में है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंजशीन नदी घाटी किस देश में अवस्थित है। तो पंजशीन नदी घाटी किस देश में अवस्थित है, पाकिस्तान, अफ्रीका, अफगानिस्तान, हांगकांग। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, अफगानिस्तान में है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 61वें प्रश्न की ओर चलते हैं, पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है। तो पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है, सीरिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, इटली। तो करें कमेंट स्टूडेंट, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कोई न्यू है तो, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में वीडियो को बताया जाए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 के आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है, तो ये इटली में है। कहाँ है क्वेश्चन, इटली में है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इटली। नेक्स्ट है, एब्रो घाटी किस राज्य में स्थित है, वेरी 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 मोस्ट है स्टूडेंट, एब्रो घाटी, कौन सी घाटी, एब्रो घाटी किस राज्य में अवस्थित है, कनाडा में है, फ्रांस में है, चीन में है या स्पेन में है। तो बताना है एब्रो घाटी कहाँ अवस्थित है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा स्पेन में है। कहाँ है, स्पेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, असवान बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो असवान बांध किस नदी पर अवस्थित है, नील नदी, जेम्बेजी नदी, पराना नदी या टेंसी नदी। तो बताना हो स्टूडेंट, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो पहली बार नाम सुनना होगा ऑप्शनों का, ठीक है। चलिए कोई नहीं स्टूडेंट, तैयारी करते करते ही आप पुराने हो जाओगे, आप लोग पढ़ते रहना, मगर अगर ऐसे सोचो कि हाँ कि जॉब ऐसे बिना पढ़ो मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले प्रश्न पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा नील नदी पर है। अश्वाना बांध किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि ग्रांड कुली बांध किस देश में अवस्थित है, चीन में है, अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन में है। तो स्टूडेंट किसी को आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, इसका ऑप्शन ही नहीं है ग्रांड कोले। अगर ग्रांड कोलो आता, जो ग्रैंड कोलो बांध किस देश में है, तो उसका आंसर हो सकता था अमेरिका। तो इसका ऑप्शन ही नहीं है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ग्रांड कोलो कहता है जैसे होता संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रांड कोलो बांध किस देश में है, मगर ग्रांड कुली है, तो स्टूडेंट ये ग्रांड कुली जो बांध है वो अमेरिका में है। स्टूडेंट कहाँ है, अमेरिका में। यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखना ये जो हमारा कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ है बच्चों, अमेरिका में है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंसर तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आगे सभी को नंबर मिलता है। अगर ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो इस पर सभी को नंबर मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगला प्रश्न है, वतन जो कुल ग्लेशियर किस देश में है। तो वतन जो कुल ग्लेशियर किस देश में अवस्थित है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, चीन या कनाडा। तो बताना है ऑप्शन नंबर 65 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो वतन जो कुल ग्लेशियर किस देश में अवस्थित है, तो स्टूडेंट इसके बारे में भी थोड़ा गड़बड़ है, बट फिर भी हम आंसर बता रहे हैं आपको। तो कभी कभी माना जाता है, वो माना जाता है इसका आइसलैंड, ठीक है स्टूडेंट। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर और कुछ भी हो सकता है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा हिमनदी,
अंटार्कटिक या सफावत हिमनद। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिक, यानी कि अंटार्कटिका। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं देखेंगे, आप चलते हैं विश्व के मनुस्थल, वेरी 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 मोस्ट टॉपिक। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे उस टाइम वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो 67वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरब, सहारा, नाविया या थार। तो बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा आप सब सभी जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेंड आप सभी जानते हैं कि सहारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं कि सहारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? मंगोलिया, चीन, मोरक्को या बोत्सवाना। तो बताना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है? तो गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है? मंगोलिया, चीन, नामिबिया या ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मंगोलिया में भी और चीन में भी। तो गोबी मरुस्थल का जो विस्तार पाया जाता है वो मंगोलिया और चीन दोनों में पाया जाता है, उस टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? ऑस्टन कैसा पढ़ा रहा हूँ एक बार कमेंट करके तो बता दो। ठीक है, अच्छा चल रहा है मामला, सब चीज़ अच्छी हैं, क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे नहीं होंगे, और अगर एग्जाम में फंसेंगे तो कल लगा दोगे ना? बताए कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट सभी कमेंट क्या करें, आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में या नहीं फंसेंगे इस वीडियो से, आप सभी चीज़ें बताएं कमेंट में। तो अटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा तो वो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा? चिली में है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, उससे पहले एक हेडिंग है भू जल रक्षण संसाधन। तो भू जल साधन के क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो आपको पहले हम पॉइंट भी बताते हैं कि हम किस पॉइंट पे चलने वाले हैं। तो अब हम चलने वाले हैं भू जल संसाधन पर। तो इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70.8। कितने पे? 70.8 पर। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार में विद्यमान का लगभग कितने परसेंट भाग जल स्वच्छ जल है जो पीने योग्य है? तो संसार में या विद्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल स्वच्छ है जो पीने योग्य है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 72 का आंसर 2.5%। कितना? 2.5% स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग या पेयजल। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएंगे। तो जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? आप सभी को पता है इसका, तो बताएं कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो बच्चों। ठीक है, जितने भी मेरे फ्रेंड या मित्र सर्किल में हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप कहाँ से हैं ऑस्ट्रेंड? आप जो मेरी पहली वाली वीडियो ट्रेंडिंग में है उस पर लगभग 2600 व्यूज हमारे होने वाले हैं, 2500 क्रॉस कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेंड ये बताना है कि जहाँ जहाँ के लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कहाँ के लोगों ने देखी है और आप लोग कहाँ से हो। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंचाई में। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? सिंचाई में होता है। अगला प्रश्न है 74 कि भौम जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो भौम जल का लगभग, तो क्वेश्चन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को पहली बार पढ़ने होंगे। तो भौम जल का लगभग कितने % भाग कृषि में होता है? तो 40, 60, 92, 70। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 92%। कितने भाग को कितने? 92% जल को। ठीक है, लगभग। महासागर और नहरें और जल संधि चलेंगे क्वेश्चन अब, जो आपका वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट बनेगा अब कि महासागर, नहरें और जल संधि। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अटलांटिक। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको सभी को पता है क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर बताएं। वेरी गुड, कमेंट करेंगे क्वेश्चन सभी। तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएंगे
और क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो ऑप्शन अगर पॉइंटों में होता है तो फिर हमारा आंसर 70.8 होता है, अगर पूरा पूरा होता है तो 71% होता है, तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा वो 71% हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि पृथ्वी कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो 71% पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोकार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा पाया जाता है, सोडियम, बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे लवणीय सागर है, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी आंसर। कौन सा है, मृत सागर, सबसे लवणीय, ठीक है। जो सबसे लवणीय सागर है वो कौन सा है, मृत, यानी कि मृत सागर है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन 200 देशों को अलग करती है। ऑप्शन पाक जल संधि, वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है, ऑप्शन कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। आप अगर पहला एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको सभी को पता है कि सारे प्रश्न कितने मोस्ट हैं। तो पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश या भारत एवं म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका को, किसे, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, डेविस, मलक्का, वोश या जिब्राल्टर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर। तो आपको सभी को पता है इसका आंसर, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 पा चुके हम और हमें 208 तक जाना है, तो जिब्राल्टर हो जाएगा। पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है, भूमध्य एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर या अटलांटिक एवं हिंद महासागर। तो बताना है पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, करेंगे कमेंट। तो पनामा नहर 2 महासागर को जोड़ती है, उन महासागर का नाम है प्रशांत एवं अटलांटिक। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करते रहा करें मुझसे आंसर बताने से पहले, ठीक है। आप सोचो मत करो स्टूडेंट, आप कमेंट करा करो, मुझसे बताने से पहले आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुएज नहर किसे जोड़ती है, बताना है क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। और सर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 84 पे आएंगे, कौन सी नहर बाल्टिक सागर में उत्तरी सागर से मिलती है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, यह पूछा है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, कील, पनामा, सू या सुएज। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट करेंगे। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा कील। कौन सा हो जाएगा, कील हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्न में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पति हैं। तो कौन सी भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पति हैं। तो महागनी, चंदन, रबड़ या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पति सभी हैं, महोगनी भी, चंदन भी और रबड़ भी। तो ये सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, शबाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है, वेंजुला में, कोलंबिया में, सूडान में, ये सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सभी जानते हैं कि शबाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है। तो ये सभी हो जाएगा, कोलंबिया सभी में, वेंजुला और सूडान, ये सभी में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो मानसूनी, भूमध्य सागरीय, चीनी, तुल्य या शबाना तुल्य। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसूनी। कौन सी जगह, मानसूनी, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रसीले फलों के लिए कौन से जलवायु प्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो रसीले फलों के लिए कौन से जलवायु प्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो भूमध्य रेखीय या भूमध्य सागरीय या चीन तुल्य है, स्टेपी तुल्य है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रसीले फलों के लिए जो महत्वपूर्ण जलवायु है प्रदेश महत्वपूर्ण कौन से माने जाते हैं, बताएंगे कमेंट में ऑप्शन। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जलवायु एवं मौसम चलेगा अब, ठीक है। स्टैंड अगला पॉइंट है जलवायु और मौसम, बने रहे 208 प्रश्न तक और स्टैंड, ठीक है। उससे पहले अगर आप कहीं जाते हैं तो आप अपने प्रश्नों का खुद अपना नुकसान करेंगे। तो अगला प्रश्न है 89 कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण या शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। फोन, चिनकू,
चिनूक या सिरोको या खमसिन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा फ़ोन कहते हैं ऑस्ट्रेन। क्या कहते हैं? फ़ोन कहते हैं। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेन। इस क्वेश्चन को आपने एक से कई बार पढ़ रखा होगा अगर आपने तैयारी की हुई तो, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है ऑस्ट्रेन, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा और स्थान दे रखे हैं। तो मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया और खमसेन मिस्र। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑस्ट्रेन ये भी सही है, मिस्ट्रल फ्रांस में, यामो जापान में और खमसिन फिनिश में। ऑस्ट्रेन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर। ये हो जाएगा सी रोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेति चक्रवात की विशेषता है तापमान की वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। तो प्रेति चक्रवात की विशेषता बतानी है क्वेश्चन नंबर 91। तो प्रति चक्रवात की विशेषता ये है ऑप्शन स्वच्छ आकाश होता है। कैसा आकाश होता है? स्वच्छ आकाश होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बयान में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टाइफून, टोर्नेडो, हारिकेन या तड़ित झंझा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 92 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 92 का? तो इसका हो जाएगा टार्नेडो। क्या हो जाएगा? टार्नेडो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है हम रोज़ 8 बजे से आपको क्लास कराते हैं और यही 9:30 या 10 बजे तक आपकी क्लास हम फिनिश कर देते हैं और ऐसे प्रश्न कराते हैं स्टूडेंट कि अधिक से अधिक प्रश्न, टाइम नहीं काटते हम लोग। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री या पक्षाभ स्त्री। तो बताना है किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 93। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्षा स्त्री, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है यूपिटर वैसी पैड प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आपको मैं ऐसा नहीं है कि किसी बुक से उठा लिया और करा रहा हूँ स्टूडेंट, आपके लिए यूपिटर वैसी महत्वपूर्ण इस टाइम एग्जाम है तो उसके लिए कराऊंगा स्टूडेंट। तो आप लोग इतना तो ध्यान रखेंगे कि यूपिटर वैसी पैड के लिए हमें ये प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो इसलिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है आपकी कि आपको मैं ये सारे प्रश्न प्रोवाइड कराऊँ और आपको अच्छे से एग्जाम में पास कराऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे स्टूडेंट और हम लोग मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर आपके कोई दोस्त अगर जिन्होंने अभी मेरे चैनल नहीं देखा है तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे सब्सक्राइब बढ़वाना तो आप उन्हें लिंक सेंड करिए, उनसे कहिए कि आप सर का चैनल है और आप भी मेहनत करिए और सिलेक्शन की लड़ी लग जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवाती, समविहीन या प्रति चक्रवात। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संसार की जो अधिकतम वर्षा होती है किस रूप में होती है? कमेंट करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा ये पर्वतकृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर या टुंड्रा। तो बताना है कि क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला है मैनोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है हाइड्रोफोन। तो बताना है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताएंगे। तो वायुमंडल की आर्द्रता वो मापता है वह है हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेरी 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 मोस्ट स्टूडेंट घास के मैदान जरूर पूछता है। अगर आपके एग्जाम को अच्छे से लेवल का आएगा तो घास के मैदान आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ध्यान रखना है और बने रहे 218 प्रश्न तक, ठीक है स्टूडेंट, कहीं नहीं जाना है स्टूडेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपिटर वैसे पैट की तो आपके 99 प्रश्न की हम जिम्मेदारी लेंगे। एक आध प्रश्न बच जाए तो बच जाए, नहीं तो 99% हमारे जीएस से यहीं से प्रश्न फंसेंगे। अगर आपको मैं जब तक सारे प्रश्न अगर प्रोवाइड करा सकता हूँ तो, ठीक है। अब टाइम कम है स्टूडेंट, मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपको रोज अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताएंगे यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका या रूस। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आप सभी जानते हैं कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाया? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? घास के मैदान दे रखे हैं और प्राप्ति स्थल दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो टाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, पेरी यूएसए या स्टेपी भारत। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सभी सही हैं कि डाउन ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, पेरी यूएसए।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपी भारत, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब चलते हैं हमारे जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं और पॉइंट हमारा जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखेंगे, 100% की ओर आ चुके हैं हम। धीरे धीरे ऐसे हम 218 को पार कर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये सभी जो है जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्र में निवास करता है? क्वेश्चन कमेंट करें 10, 15, 20, 25। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है? 20 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 60 उत्तरी अक्षांश या 20 से 60 दक्षिण अक्षांश। तो बताना है विश्व की जनसंख्या का अधिकतम भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से 60 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवचन की प्रवृत्तियों का अध्ययन कराने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था? तो बताना है क्वेश्चन कि कौन प्रवचन की प्रवृत्तियों का अध्ययन कराने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। क्वेश्चन ध्यान देते रहे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103 पा चुके हैं हम। तो रेवेनशेल्ड, रेटजेल या हेम्बोल्ट या इरेट्रोस्थिनीज। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड जेल, कौन जाएगा? रेंट जेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं और भूगोल का हमारा पोर्शन चल रहा है, क्वेश्चन सभी को पता है। निम्नलिखित में किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है? विवाह, खनन, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? खनन। क्या हो जाएगा? प्रवसन का जो आर्थिक कारण माना जाता है वो खनन है। अब चलती है हमारी जनजाति क्वेश्चन। वेरी मोस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जनजाति से, तो ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 105 है, पिग्मी जनजाति निवासी कहाँ के हैं? तो बताना है कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की या ऑस्ट्रेलिया की। तो पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताएंगे 105। तो किसका आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा कांगो की। कहाँ की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर है कांगो, पिग्मी कांगो। निम्नलिखित में कौन सा संवेदनीय जनजाति है और निवास स्थल है? माओरी न्यूजीलैंड, एनु फ्रांस, सेमोंग मलेशिया की, एस्किमो कनाडा। तो बताना है कौन सी गलत है क्वेश्चन। जनजाति और निवास स्थान कौन सा गलत है और जो गलत होगा उसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, माओरी न्यूजीलैंड की है, सेमोंग मलेशिया की है, एस्किमो कर्नाटक की है, तो एनु है फ्रांस की नहीं है। तो ध्यान रखना है एनु कहाँ की है क्वेश्चन बताएंगे, ये जनजाति है ये नहीं। तो ध्यान रखना, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर बताएंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा कि जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, यूर्त किस्म जनजाति का घर है? एक्सकिमो, पिग्मी, बुशमैन या खिरगीज। तो बताना है यूर्त किस जनजाति का घर है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा खिरगीज, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? खिरगीज हो जाएगा। अब चलता है हमारा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल क्वेश्चन। ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ आ गए। 208 प्रश्न को हमें पहुंचना है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 13,200 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,200। तो बताएं कमेंट में जल्द से जल्द क्वेश्चन क्या हो जाए आंसर। तो 9 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 15,200। ठीक है, 15,200। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे क्वेश्चन। 110 का आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा भूटान। कौन सा है? भूटान है। विश्व की सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट है? तो विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 28.5%, 29.2%, 29.8%, 31.2%। कमेंट करें क्वेश्चन अगर आंसर पता है तो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29.2%। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? तो निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? घाना, युगांडा, सेल्स, दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बताएंगे कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप आंसर बता दिया करें, ठीक है। ऑप्शन देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको यानी कि क्यों रिवीजन करना है, जल्द से जल्द फास्टली आपको रिवीजन करना है। और आपका पेपर जो है अगले शनिवार से और संडे को है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना, आने वाले शनिवार और संडे को पेपर है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और दोस्तों 18 प्रश्न तक पहुंचेंगे। तो किस महाद्वीप में लेंडोगा झील अवस्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो लेंडोगा झील अवस्थित कौन से महाद्वीप में है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ए आंसर हो जाएगा, यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। तो अब चलता है हमारा भारत का भूगोल। क्या चलता है क्वेश्चन? भारत का भूगोल। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.42%, 2.84%, 3.22%, 4.52%। क्वेश्चन सब पॉइंट के बाद एक एक अंक बोल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझते इतने समझदार आप हैं कि सर थोड़ा जल्दी में है, तो इसलिए हमने ऐसे ही पढ़ दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कमेंट करें। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, आठवां, नवा? तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, बी आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200, 6700 या 7516.5 किलोमीटर? तो बताना है तो द्वीपों सहित भारत के तटों रेखों की लंबाई कितनी है, रेखा की लंबाई कितनी है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पॉइंटों में है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? आपको मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और भारत में कहाँ से गुजरती है, यही बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें भी बहुत मैच में उसमें हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, ये हमारे चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है 118 प्रश्न, भारतीय मानक सभा का ग्रीनविच समय में अंतर बताना है। तो भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर बताना है, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा प्लस 5 सही 1 बटा 2 घंटा, प्लस 5 सही 1 बटा 2 यानी 5.5 घंटे, ठीक है, ध्यान रखना, निकटी में नहीं प्लस में है। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर आते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर, या 82.30 पूर्वी देशांतर, या 82.30 पश्चिमी देशांतर? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, कि 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात? तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है गुजरात। कौन सी है? गुजरात की है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। कौन सा है क्वेश्चन? राजस्थान हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। भारत में प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील, 24 मील, 36 मील या 112 मील? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, 12 मील। कितनी मील? 12 मील। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील तक है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम? तो बताना क्वेश्चन कमेंट में कि कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए आंसर, उड़ीसा से। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा से, ठीक है, ध्यान रखना है। नए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, उस टाइम ध्यान रखना है। अगला है दक्षिण पास अवस्थित है उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट करेंगे।
तो इसका आंसर जाएगा दक्षिण पास जो अवस्थित है वो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 125 का सी आंसर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों में की उत्पत्ति निम्न में किस प्रकार की है? मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रयोजन उत्पत्ति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा प्रबलन उत्पत्ति से। कौन से जाएगा? प्रबलन उत्पत्ति से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी स्थित है द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, वेरनेव नारकोंडा, कवारत्ती एवं म्यूमुर, और ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, पंपन एवं वेरन। ऑप्शन ये थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 127 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 को हो जाएगा वेरनेव नारकोंडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए है। नेक्स्ट यानी कि वेरनेव नारकोंडा है। निम्न किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 128 से जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश। भारत का अन्याय आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है 120 समुद्र मील, 200 समुद्र मील, 112 समुद्र मील या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का अन्याय आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ का विस्तार बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 समुद्र मील तक। कहाँ तक है? 200 समुद्र मील तक, ठीक है। अगला पॉइंट चलता है भारत की भू आकृति भौतिक प्रदेश। क्वेश्चन बने रहे 208 प्रश्न तक। क्वेश्चन बस अभी 1 घंटा हुआ है मात्र, हमने 130 प्रश्न लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमारे कितने प्रश्न और बाकी हैं आप लोग सभी जानते हैं, मात्र 70 प्रश्न और बाकी हैं हमारे, ठीक है, 70-80 प्रश्न। अभी मैं उसे 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में खेद दूंगा। क्वेश्चन आप बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहें। तो भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है और यानी गॉडविन ऑस्टिक, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा गॉडविन ऑस्टिक। क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिक, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बताएंगे कि भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कौन हो जाएगा? सिक्किम है। असम, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो जाएगा। ये बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दर्रे दे रखे अवस्थित, क्वेश्चन दर्रा जरूर आएगा एक, तो ध्यान रखकर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चलते हैं। जोजिला जम्मू कश्मीर, वारालाचा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड या बोमडिला सिक्किम। तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो इसका हो जाएगा सिक्किम, बोमडिला यानी कि बोमडिला सिक्किम में नहीं है क्वेश्चन, तो बताएंगे कहाँ होगा, कमेंट करें। तो जोजिला जम्मू कश्मीर है, वारालाचा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में है, मगर बोमडिला कहाँ है क्वेश्चन, कमेंट करके बताएं। तो हिमाचल। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वाल्टोरा, सियाचिन या फेडसेको या ये क्या है? हिस्पार, ठीक है। तो बताना है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा सियाचिन, ठीक है क्वेश्चन बी आंसर। क्वेश्चन थोड़ा हम फास्टली पढ़ेंगे क्योंकि हमें 218 प्रश्न तक पहुंचना है और मैं ज़्यादा रात नहीं करनी है क्योंकि आपको और भी काम होंगे क्वेश्चन, तो आपको यही वीडियो नहीं देखनी है, आपको और भी पढ़ना है। तो अगले प्रश्न है 134 क्वेश्चन, मगर 218 प्रश्न तक बने रहेंगे क्योंकि 218 प्रश्नों के लास्ट में ऐसे प्रश्न है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि असम हिमालय का विस्तार है सतलुज व काली नदी के बीच, काली एवं तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच या उपयुक्त में कोई नहीं। तो असम हिमालय का विस्तार बताना है क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर देंगे आप लोग मुझसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। नेक्स्ट, हिमालय में हिमरेखा की निम्न में मध्य होती है 5400 से 6000 मीटर, 5000 से 7200 मीटर, 5000 से 6500 या 4500 से 6000 मीटर। तो बताना है हिमालय में हिमरेखा निम्न मध्य होती है, किसके मध्य होती है क्वेश्चन बताना है कितनी दूरी पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 450 से 6000 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 136, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। K2 जिसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिक, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलागिरी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर। तो आप सभी जानते हैं K2 कहते हैं, किसे कहते हैं? K2 गॉडविन ऑस्टिक, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिक, ठीक है, K2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अरावली। कौन सी है? अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली, अनाईमुनी। थी बताना है कौन सा है। तो निम्नलिखित में अवशिष्ट पदार्थ का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन कंचनजंगा नहीं होगा, नहीं।
तो निम्न अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण होगा, सॉरी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा सी आंसर, अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, ये सभी। तो ब्लैक नहीं, व्लॉक पर्वत, ठीक है, बताना है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन से है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। नहीं देखेंगे थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, दर्रे अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में, पश्चिमी घाट में। तो थाल घाट, भौर घाट या पाल घाट, दर्रे अवस्थित है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 141। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर डी। अब चलती है हमारी भारत की नदियाँ, घाटी और बांध। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं गंगा है। कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के स्थान को आपस में मिलाकर गंगा नदी का नाम पाती है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी, कितना? क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कमेंट करें जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। तो इसका हो जाएगा अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ जो आपस में स्थान मिलती है उस गंगा नदी बनाती है, नाम पाती है, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सोन नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ियों से या कैमूर पहाड़ियों से। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ियों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकंटक पहाड़ियों से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किन नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा ये सभी में है, ठीक है, ध्यान रखना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र सभी में है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास किन नदियों का उद्गम स्रोत है? सिंधु का भी है, सतलज का है और ब्रह्मपुत्र का, ये सभी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलकर एक कुख्यात है? नर्मदा, यमुना, कोसी, सोन। तो कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है यानी प्रसिद्ध है? तो नर्मदा है, यमुना है, कोसी है, सोन है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर, तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कोसी है। कौन सी है? कोसी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली है वो कहाँ है? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर कमेंट करेंगे उस टाइम। आप लोग नींद में नहीं आए, अभी तो आपको लिए कम से कम 218 प्रश्न आपको बाकी पढ़ने हैं और हमें अभी सिर्फ मात्र कितने पे 146 पर है। तो बताइए कितने क्वेश्चन और बाकी हैं? 218 तो पढ़ने। तो 146 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, भी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? कृष्ण है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर गोदावरी। और स्टूडेंट जब मैं आपको पढ़ाने को तैयार है तो आप लोग पढ़ने को तैयार क्यों नहीं हो? बताइए, मैं भी तो बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और स्टूडेंट आप देख रहे होंगे हर वीडियो पर कम से कम 300-400 व्यूज हैं, लोग इतने फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो? बताइए, जब मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। अगर आपका रिजल्ट डाउन हुआ तो आपका वजह यही होगी कि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है अच्छा, तो आप लोगों की वजह ये है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की है। और ये हकीकत होता है स्टूडेंट कि अगर आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो स्टूडेंट बने रहें और पढ़ते रहें। अभी हमें कहाँ तक पढ़ना है स्टूडेंट? 218 जाना है। तो स्टूडेंट अभी नींद में नहीं आए, बने रहे मेरे साथ और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तो क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी और जानापा पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर बताएंगे, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्वेश्चन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्ण, कावेरी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 150। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कमेंट करिए। तो हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना, सोन, गंगा, महानदी। तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 151 पर आ गए हम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? इसका आंसर हो जाएगा हमारा महानदी की, ठीक है। किसकी है? महानदी की, तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यार क्या हो गया? कावेरी नदी गिरती है बंगाली खाड़ी में, अगर अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्यम में या खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 152 करिए कमेंट क्वेश्चन। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है क्वेश्चन आप सभी को पता है, करिए कमेंट जल्दी। तो इसका हो जाएगा बंगाली खाड़ी में। कहाँ? बंगाली खाड़ी में। नेक्स्ट है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या ये सभी। तो बताना है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती, साबरमती या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? कमेंट कर दें।
तो पश्चिमी की ओर बहने वाली सभी नदी हैं नर्मदा भी, ताप्ती और साबरमती। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। ध्यान रखना कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर बताएंगे। तो प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन या मयूराक्षी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्वर्णरेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, गंगा, कोसी, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो किस नदी को बंगाल का शोक है, क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर बताएंगे। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। तो नदी दे रखी है और नदी किनारे स्थित शहर। तो साबरमती, अहमदाबाद, गोदावरी, नासिक, गंगा, पटना, राउरकेला, स्वर्णरेखा। तो बताना है क्या ये सभी सही हैं, ये कौन सा सही नहीं है, बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राउरकेला, स्वर्णरेखा पर नहीं है ऑप्शन, ये नदी किनारे से शहर नहीं दिया है। तो आपको बताना है कि राउरकेला कौन से नदी एक शहर, कमेंट करिए ऑप्शन अगर आपको पता है तो। बाकी सब सभी सही हैं, साबरमती अहमदाबाद में, गोदावरी नासिक, गंगा पटना। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, गंगा पर है, गोदावरी पर है, महानदी पर है, कावेरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, महानदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो नर्मदा, चंबल, कृष्ण, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर चंबल, बी आंसर। नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर बताएंगे कि कौन सी अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्ण नदी पर है, ऑप्शन नंबर 60 का ए, डी। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, लोनार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 161। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, कहाँ है ऑप्शन, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 का ए। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, डल, बुलर या पुष्कर या लोकटल। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर क्या हो जाएगा, बुलर झील। कौन सी है ऑप्शन, बुलर झील। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम बताना है, गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर, स्वामी तीर्थ, राम तीर्थ सागर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, 63 का। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा राम स्वामी तीर्थ सागर। तो टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम क्या है, राम स्वामी, वो स्वामी तीर्थ राम स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर का 163 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164, जलवायु चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे जलवायु से प्रश्न बनेंगे अब कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण, भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर बताएंगे। तो भारत में जो किस प्रकार जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा ज़्यादा गर्म स्थान है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 165। तो क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को कहा जाता है, नार्वेस्टर, काल वैशाखी, जेट स्ट्रीम या लू। तो बताना है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के जो चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर बताएंगे। तो उन्हें कहते हैं लू, क्या कहते हैं ऑप्शन, लू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लू। नेक्स्ट है, जाड़ों के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। तो जाड़ों के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में भागों में किस कारण से वर्षा होती है, लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिणी पश्चिम मानसून में से, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर पश्चिमी विक्षोभों से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, लौटती मानसून से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है, बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। करें कमेंट और स्टैंड, नींद में नहीं आना है, वो 218 पे जाना है हमें, सिर्फ 218 प्रश्न आप हमें पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ये, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर क्या हो जाएगा, 169 का। तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा का कारण है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है, बीकानेर, सोहरा, शिमला, मासिनराम। ठीक, बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला जो स्थान है वो है मानसीराम। ठीक है, मानिसराम, ठीक है, मासिनराम बोलते हैं इसे। भारत का सबसे कम वर्षा का स्थान है कश्मीर, बीकानेर, लेह, जैसलमेर। तो बताना है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर जो होगा लेह में होती है, कहाँ होती है, लेह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 172,
आम्र वर्षा है, आमों की बौछार मानसून या पूर्वी पश्चिमी घाटी में होने वाली वर्षा, आम को बहुत यात्रा में उपजाना उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। ठीक है, ध्यान रखना है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में किस राज्य काल वैशाखी नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में किस राज्य में काल वैशाखी नाम, और आपको बताना है कि ग्रीष्मकाल किस काल को कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। तो वैशाखी नाम से कहाँ जाना जाता है, ऑप्शन बताना है। पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर हो जाएगा केरल, बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। अल्पवर्षा, कर्क रेखा में निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, उपयुक्त सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीप जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई, पटना, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएंगे। तो निम्नलिखित में कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह गर्म जलधारा है, इसमें उत्पत्ति पेरू में तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा बाढ़ आदि होता है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सभी सत्य है। यह गर्म जलधारा है, इसमें उत्पत्ति पेरू में तटीय क्षेत्र में होती है, इसके कारण सूखा बाढ़ आदि भी होती है। तो ध्यान रखना ये सभी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई में होती है, मुंबई में, कोलकाता, अहमदाबाद। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन या वनस्पति। अब चलेंगे हमारा अगला पॉइंट है वन या वनस्पति। हम 179 प्रश्न तक आ चुके हैं, 178 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का आवरण आवश्यक है। ऑप्शन, अगर आप वन विभाग की तैयारी करोगे तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप अभी ये पैट की तैयारी कर रहे हैं तो पैट में भी यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा जरूर, तो आप बने रहे मेरे साथ। 218 प्रश्न लगाने हैं मात्र। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितने % क्षेत्र में वनों का आवरण है, 23%, 29%, 33% या 37%। तो क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कमेंट कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 33%, ठीक है, 33%, ठीक है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 181 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 181 हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, डी आंसर। नए जगह क्वेश्चन नंबर 182, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी स्थित है, क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर तो नहीं लगा दिया आपने, चलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में है। अभी कभी आप जम्मू कश्मीर लगा दो। नेक्स्ट, दलदलिया अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों क्या कहा जाता है। तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों क्या कहता है। मैग्रोव वन, पतझड़ वन, दलदली वन या मानसूनी वन। तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्रोव वन, क्या कहते हैं, मैग्रोव वन कहते हैं दलदली वन ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में यात्रा जाता है पाया जाता है। तो सुंदरी वन बहुत ही मात्रा में कहाँ पाया जाता है। कृष्ण कावेरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विंध्याचल की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ी जंगलों में। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कमेंट करिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शांत घाटी यानी जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, अवस्थित है। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको सभी बताया साइलेंट वैली या शांत घाटी, तो वो कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो भारत में चंदन की लकड़ी के प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। असम है, केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। कौन है, कर्नाटक है।
नेक्स्ट देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिरलोंग पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में या प्रायद्वीपीय पठार पर। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन? आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, या उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, या दलदली वन। तो देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर बताइए, कमेंट करें क्वेश्चन जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण यानी उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, राजमहल झाड़ियों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताएंगे, 189 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन भारत के मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 190 चलेंगे, भारत के मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, टकलामाकन, थार या कलाहारी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा थार, सी आंसर। नेक्स्ट है थार, भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सभी। तो भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 191 हो जाएगा कि हरियाणा, पंजाब में, गुजरात में, ये सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं आम्र सूक्ष्म क्षेत्र वह भाग जो होता है जो औसत वर्षा होती है। सूक्ष्म एवं आम्र सूक्ष्म क्षेत्र वह भाग होता है जहां औसत वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर कम, 25 सेंटीमीटर कम, या 100 सेंटीमीटर कम। तो क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 192 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे कि भारत में शुष्क प्रदेश में अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो भारत के उष्ण यानी सूक्ष्म भारत में सूक्ष्म प्रदेशों के अंदर कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर गुजरात, ये सभी। तो सूक्ष्म प्रदेशों के अंदर कौन से राज्य आते हैं? क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 193 का आ जाएगा सभी राज्य आते हैं। पंजाब भी आता है, महाराष्ट्र और गुजरात भी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला हमारा पॉइंट चलता है खनिज संसाधन। ठीक है, हम 194 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा खनिज संसाधन। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कलोल, अलंकेश्वर, महेशसाना, या सूरत। तो बताना है कौन सा गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 194 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 194 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अलंकेश्वर। क्या है? अलंकेश्वर। ठीक है, अलंकेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना। सिंहभूम ये झारखंड के लिए किसके प्रसिद्ध है? कोयला, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। तो सिंहभूम झारखंड के किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर है लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। नेक्स्ट है कुद्रमुख लोहा खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो बताना है 196 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बताएंगे कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, झारखंड में। क्या हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट है भारत में खनिज तेल का उत्पादन कार्य सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? मुंबई हाई, अलंकेश्वर, नाहरकटिया, डिगबोई। तो बताना है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर। तो इसका ना डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। बने रहे 218 प्रश्न तक क्वेश्चन और देखते रहे वीडियो को। क्वेश्चन ऐसे प्रश्न बता दिया मैंने आपको कि निचोड़ बता दिया मैंने भूगोल का। ठीक है, और एक ही वीडियो में सफाया कर दिया है भूगोल का। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ खनिज, एक तरफ पृथ्वी इस्पात है। तो नमक नहीं, अभ्रक है। झारखंड सोना, कर्नाटक लोहा, बिहार लिग्नाइट, तमिलनाडु। तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर क्या हो जाएगा स्टैंड? तो इसका आंसर आपको बताना है स्टैंड। इसका आंसर मेरी नज़रों में मुझे तो कोई लग नहीं रहा है कि कौन से सम्मिलित नहीं है। तो स्टैंड इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको बताएंगे और इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है स्टैंड, कल तक मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जरूर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबे के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। नेक्स्ट है वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला लोहायस्क, कोयला, तांबा, उर्वरक। तो बताना है वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 201। तो क्वेश्चन नंबर 201 का हो जाएगा लोहायस्क के लिए। किसके लिए? लोहायस्क। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या आंकटिक रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 202 तक आ चुका है, 218 तक बने नहीं स्टैंड। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 202।
तो 202 का हो जाएगा ए, यानी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या समुद्र तटीय मैदान? तो बताना भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर क्या हो जाएगा बताएं कमेंट में। तो इसका जवाब प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख, चंपा, कोम्बी, पूर्वी, कामेंग या लाचेन? तो बताना भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 204। तो क्वेश्चन नंबर 204 को हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 209 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बताना क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 935, 943, 937, 1053। तो क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर बताना क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ से कट चुके हैं क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। तो हमारे 209 पे आगे आ चुके हैं, ठीक है। कुछ रह गए हैं क्वेश्चन हमारे 5-6 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं कि अगर 2011 के अंदर भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 943। कितना हो जाएगा? 943। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने परसेंट है? 62.24%, 63%, 63.45% या 73%? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 210। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73%। कितना हो जाएगा? 73%। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? नागालैंड, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनघनत्व क्या है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है 321, 324, 382, 327। तो क्वेश्चन नंबर 212 का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों नंबर 212 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 382। कितना है? 382। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 213, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 213। तो 213 का हो जाएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो बताएंगे कौन सा है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 214। तो क्वेश्चन नंबर 214 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। और डी में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि सर्वाधिक कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार। तो क्वेश्चन ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन था? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात? बताइए कमेंट में कि भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 216 का आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। सबसे कम हरियाणा में, सबसे लिंग अनुपात वाला राज्य सबसे केरल में है, ठीक है, ध्यान रखना है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? जो आपको 4 ऑप्शन है इनसे बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। और हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 218 का आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑल स्टूडेंट हमारे ये 218 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि सर आपको वीडियो कैसी लगी और जो मैंने आपके साथ ये मेहनत की है, ये मेहनत आपको मेरी कैसी लगी। और स्टूडेंट अगर आपने चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक, यानी वीडियो का भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। और अगर आपके दोस्तों को अगर सेंड करना चाहो तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा स्टूडेंट। तो अगर आप इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो एक बार ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी ना वीडियो आपको? एक बार हंस के दिखाओ स्टूडेंट, हंसिए। वाह, कैसे हंसते हैं आप, गजब। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ आपको सभी को गुड नाइट और शब खैर और खुदा हाफिज़। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में स्टूडेंट। और कल को हम पढ़ाएंगे आपको भारत संविधान और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाकर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही और स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। आज ही हमारा भूगोल का सफाया हो चुका है, कल हिस्ट्री का सफाया हुआ था। तो स्टूडेंट ऐसे ही मैं रोज़ की रोज़ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा, आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए गुड नाइट सभी को, शब खैर, खुदा हाफिज़।